नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 28 ऑफ मार्च 2022, जहाँ पे सोर्सेज ऑफ कोर्स मेन सोर्स रहेगा हमारा आसाम ट्रिब्यून और डिफरेंट अदर भी जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड डिफरेंट अदर रिकॉग्नाइज सोर्सेज को भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग जो लिंक रहेगा ना इस पीडीएफ का, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग इफ यू वांट एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रा अकेडमी, then you can directly contact onto these numbers for further informations। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं असम ट्रिब्यून का। सबसे पहले ही अगर पेज में देख लीजिएगा, इंडिया ने टेस्ट फायर किया है 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। राइट नाउ GS3 डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर में आप इसको जोड़ सकते हैं। और बेसिकली देखिए क्या हुआ क्या है, ये जो भी किया जा रहा है दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को जो टेस्ट किया जा रहा है ना, क्यों किया जा रहा है? ऑफ कोर्स हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ानी है, राइट। और यही पूरा आर्टिकल अगर पढ़िएगा ना, बेसिक चीज जो लिखा है दैट हाँ हम अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। और ये जब टेस्ट रेंज कर रहे थे ना, तब जिस जिस रीजन में किया जा रहा था वहां के अराउंड 7,000 पीपल को जो है उस रीजन से हटा दिया गया था, जिससे पाकिस्तान जैसा हालत ना हो जाए दैट बाई चांस मिसाइल वहां पे गिर जाने से फिर मुश्किल हो जाएगा ना, जान मान हानि का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बस, और कुछ नहीं था। बट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव में चीज़ों को पढ़ते हैं, राइट। तो कोशिश है दैट थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ा दूँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। दैट देखिए, ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होता है, इसका मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस से आपने इसको लॉन्च किया है और एयर में अगर कोई टारगेट है तो उसको हिट करना है इसको, ठीक है। और एयर में कौन कौन सा टारगेट हो सकता है? सोचो दुश्मन देश से कोई मिसाइल अटैक हो गया, ठीक है, तो उस मिसाइल को भी हम लोग इससे मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट चल रहा है, उस एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया जा सकता है। कोई गाइडेड बॉम्ब है या फिर हेलीकॉप्टर्स है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, उसको भी हम लोग निशाना बनाया जा सकता है, राइट। नाउ ये जो मिसाइल टेस्ट किया गया है दोस्तों, ये जो है ना सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है। सुपरसोनिक मिसाइल्स मतलब ये हम लोगों ने कल के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक। याद कीजिए, हाइपरसोनिक जब 5 मैक से 10 मैक का स्पीड होता है वो हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। बट सुपरसोनिक हम लोग उसको कहते हैं जिसका स्पीड 1 मैक से आपका जाएगा। 1 मैक मतलब क्या हुआ पता है? ये स्टैंडर्ड बेसिकली स्पीड है साउंड के ट्रेवल का, राइट। तो 1 मैक्स से अगर ज़्यादा स्पीड हुआ और 5 मैक्स से अगर कम हुआ, उसको हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये जो एयर सरफेस टू एयर मिसाइल्स होता है, ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। आप खुद सोचिए ना, अगर सब सोनिक स्पीड से चले तो वो तो एकदम 1 मैक के स्पीड से भी धीरे धीरे तो आराम से ही मिसाइल जाते रहेगी। तो आराम से कोई भी अगर हेलीकॉप्टर भी रहेगा तो वो देख लेगा, अरे भाई मिसाइल आ रहा है, चलो अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले, ठीक है, तो वो भाग जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के मिसाइल्स जो होते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिससे हम लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री बेसिकली एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स को अगर टारगेट करना हो तो थोड़ा स्पीड में हमें ये रॉकेट्स भेजना पड़ता है या फिर ये मिसाइल्स भेजना पड़ता है। और वो स्पीड जो है सुपरसोनिक को मैच करना चाहिए, सुपरसोनिक बेसिकली स्पीड को, ठीक है। नाउ अभी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग अगेन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, हम लोगों ने इजरायली एयरफोर्सेस से भी बेसिकली कुछ कुछ कॉम्पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत बराक 8 नाम का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया और इजराइल मिलकर बना रही है, ठीक है। तो उसका नाम भी आपको पता रहना चाहिए, वो है बराक 8, ठीक है। वो भी क्या है? वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट भी ये न्यूज़ दोस्तों यहीं से लिया गया है, आप क्लियरली देख सकते हैं असम ट्रिब्यून से। और ये इसका एग्जाम यूटिलिटी क्या है? वाटर रिसोर्स, GS1 से, और GS2 से इंडिया नेबरहुड रिलेशन। नाउ क्यों ये दोनों एस्पेक्ट को मैं डील कर रहा हूँ? क्योंकि देखो इशू देखो, पहले चाइना इज डाइवर्टिंग वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र। हमें पता है दैट ब्रह्मपुत्र जो है वह तिब्बत रीजन से निकलती है, ये ऐसे करके घूम के फर्दर अरुणाचल से घुसकर अल्टीमेटली इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है विद थ्रू बांग्लादेश, ठीक है। यह उसका ट्रेजेक्टरी है। अब खुद सोचो, इसका एक मेजर चंक जो है चाइना के पास है, लेकिन मतलब चाइना से गुजरता है ना। तो ये अगर चाहे चाइना तो इन वाटर्स को यह जो है ना मोड़ भी सकता है अपने रीजन्स में। क्योंकि देखो चाइना का भी अगर ये पूरा रीजन देख लोगे ना, तो चाइना वाटर डेफिशिएंट कंट्री है, पता है? चौंक गए क्या? देखो चाइना का अगर वाटर प्रोपोर्शन अगर देख लोगे, चाइना का ईस्टर्न पार्ट जो है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पर तो वाटर है, यहाँ पर भी रिस्पेक्टिवली अच्छा वाटर है। बट जैसे आप जिंगजियांग रीजन आओगे, तिब्बत वाला रीजन, ये वाले रीजन आ जाओगे, तो यहाँ पर लेकिन ये पूरे रीजन्स में ओवरऑल ये पूरा रीजन जो है ना,
ये पूरा रीजन ओवरऑल वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है ना। अगर वाटर की कमी है तो कोई भी देश तो चाहेगा ही ना दैट अपने वाटर को डाइवर्ट कर ले। तो चाइना क्या कर रही है, धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही है ब्रह्मपुत्र रिवर में, जिससे क्या इस पानी को धीरे धीरे डाइवर्ट करते रहे। अब धीरे धीरे क्यों कर रही है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अचानक से अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप कर दे तब तो ऑफ कोर्स इंडिया और बांग्लादेश तो इसको रेस्ट्रेंट करेंगे। वैसे भी हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं, बट चाइना अगेन कोई पैक्ट साइन ही नहीं करना चाहती है इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अभी से सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश को भी सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया का तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोगों का कोई बात नहीं, बट बांग्लादेश का सोचो क्या होगा, राइट। उनका तो पूरा जो इकोनॉमी चलता है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और अगर ये वाटर को डाइवर्ट कर दिया गया तो उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, देख एक पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है दैट चाइना जो है इस पानी को, दैट इज ब्रह्मपुत्र के रिवर को जो है ना, इधर डाइवर्ट कर सकती है इन फ्यूचर, और इसको बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चाइना तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है ना। चाइना क्या है, वो बेसिकली एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकती है, राइट। मोर ओवर चाइना जो बोल रही, चाइनीज अथॉरिटीज़ को जब इंडिया के द्वारा पूछा गया या फिर बांग्लादेश अथॉरिटीज़ के द्वारा पूछा गया दैट आप ये डाइवर्ट क्यों कर रहे हो पानी को उधर, तो वो लोग बोल रही देखो भाई ऐसा कोई हम लोग डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रन ऑन द रिवर मतलब सोचो रिवर का जो डायरेक्शन है वो वही रहने दिया जाएगा, बट मतलब ये जो रिवर जो रन कर रही है ना इस रीजन से दूसरे रीजन, वहां से अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इससे भी क्या होगा, कहा जा रहा है दैट रिवर डायनेमिक्स, अगर चाइना ने ऐसा किया तो रिवर डायनेमिक्स तो चेंज होगा ही होगा, बट साथ ही साथ इन वाटर्स में जो फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करती है ना, वह भी जो है खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनिंग इन द असम। नाउ ये अगर आर्टिकल सेक्शन में देख लीजिएगा आप, एडिटोरियल सेक्शन में, वहां पर क्लियरली मेंशन है दैट अपर असम का जो ये मारघेरिटा रीजन है, एरिया है ना, ये वाला देख रहे हो, ये मारघेरिटा रीजन है असम का, एकदम फार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ असम में, ठीक है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है दैट इकोलॉजिकल सिस्टम और लैंडस्केप जो है ना वह खतरे में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। नाउ यह टॉपिक एज अ होल अगर देख लोगे आप, GS1 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से इसको जोड़ सकते हो। नाउ इस आर्टिकल में दोस्तों दो एस्पेक्ट दी गई है, एक तो ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में बोला ही गया, साथ ही साथ ओपन पिट माइनिंग के बारे में भी बोला गया था, राइट। नाउ ओपन पिट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग में डिफरेंस क्या है, ये बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूं। दैट ओपन पिट माइनिंग में क्या होता है ना, दैट आप सोचो कोई पिट को ओपन कर रहे हो, राइट, बट मेक श्योर कर रहे हो दैट आप बाद में जो है ना उस पिट को भर भी दोगे, ठीक है। बट ओपन कास्ट माइनिंग में ना एक काइंड ऑफ शीट माइनिंग करते हो, जहां पर भरना, उस चीज को फुलफिल करना फिर से मुश्किल हो जाता है, और इसमें जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, जियोटेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है वो तो खैर डिस्टॉर्ट होती ही हैं, बट साथ ही साथ वहां की इकोलॉजी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पूरा शीट को उखाड़ के फेंक दे रहे हो ना, मतलब एक पूरा लैंड का परत को पूरा ही साफ कर दे रहे हो, पूरा साफ कर दे रहे हो, समझ रहे हो, हटा ही दे रहे हो यहाँ से, खत्म, है ना। यहाँ पे तो क्या भर भी दे रहे थे, राइट, इसको फिर से सक्सेसिव सक्सेशंस हो सकते थे, बट यहाँ पर होना इम्पॉसिबल सा बात है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ओपन कास्ट माइनिंग जो क्या इस मार्गरीटा एरिया ऑफ अपर आसाम में किया जा रहा है, दैट मे कॉज इरिवर्सिबल इकोनॉमिक डिग्रेडेशन। इसीलिए जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, वो लोग कैंपेन कर रहे थे सरकार के से दैट प्लीज इसको बंद कीजिए, हमारी मांगे पूरी कीजिए, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन आ सकता है यहाँ पे, और इन रीजन्स के लोगों को हेल्थ और डिफरेंट अदर नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकता है, राइट। बट आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा दैट इस टाइप के माइनिंग किए क्यों जा रहे थे, पहले ब्रिटिशर्स तो ओपन पिट माइनिंग करते थे, तो अभी ये सब क्यों किया जा रहा है। देखो अभी हम लोग इंडिया जिस फेज में है ना, हम लोग डेवलपिंग फेज में है, डेवलपिंग कंट्री, राइट। डेवलपिंग कंट्री तो ऑफ कोर्स बहुत डेवलपमेंटल नीड चाहिए ही होगा, राइट, बहुत एनर्जी हमें चाहिए होगा। एनर्जी ज़्यादातर मैक्सिमम इस्तेमाल जो अभी भी किया जा रहा है वो कोयला से ही किया जा रहा है, राइट। तो कोयला कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है, हम लोग छत्तीसगढ़, असम, झारखंड ये सब रीजन तो देख ही रहे, बट असम के रीजन से भी जहाँ से हम लोग को मिल सकता है वहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। बट
अभी जो इस आर्टिकल में जो इश्यूज दिया हुआ था दैट वह यह था दैट पहले तो इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंपेन किया दैट हमारी मांगे पूरी करो, ये इकोनॉमिक जो हमारा जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर रहे हो आसाम के इस रीजन में वो बंद करो, ठीक है। तो सरकार ने सुनी भी, इनफैक्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास ये चीज़ गया, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2020 में अराउंड जुलाई के महीने के आसपास और इसको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। बट आपको अभी पता होना चाहिए दैट अगर इस रीजन में माइनिंग हो रही है तो वो माइनिंग ऐसे तो लोग खुद से तो जाकर नहीं करेंगे ना, ऑफकोर्स सरकार का परमिशन होगा तभी करेंगे। मतलब पहले से अगर सरकार से साठगांठ हो गया होगा, सोचो आपका कंपनी है, राइट, आपने सरकार से साठगांठ कर लिया दैट ठीक है, सरकार ने ही बोल दिया ठीक है आप इतना पैसा मुझे दे देना, राइट। अब बीच में अगर कोर्ट ने अरंगा लगा दिया तो अगेन ये आप तो सरकार के बोलोगे ना दैट ये क्या हो गया, देखिए मेरा पैसा फंस गया, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो भी इससे रिलेटेड ये वो सरकार के पास लॉबी कर रही है, और इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो बोल रही है तो ठीक है हम लोग कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। हम लोग इन्वायरमेंट को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दैट वी विल मेक श्योर दैट वैसी एक्टिविटीज जिससे हमारे लोगों का आई मीन डेवलपमेंट हो वो भी अपन इंश्योर जरूर करेंगे। इसलिए हम लोग इस चीज़ को फिर से रिवाइव हो सकती है यहाँ पर ओपन पिट माइनिंग, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है जो क्या कवरेज वाला था, अगर क्योंकि एक इशू इन ट्रांजिशन है तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आएंगी तो ऑफ कोर्स विल लेट यू नो अबाउट इट एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्यूचारेस्ट 9, इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है। बेसिकली एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा तो GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। नाउ सवाल ये होता है दैट ब्यूचारेस्ट 9 है क्या। देखो इसको B9 भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली देखियो अभी आपको पता है ना रशिया और यूक्रेन में क्या, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब रशिया ने जब ऐसा किया हुआ है तो कहीं ना कहीं रशिया ने एलिगेशंस लगाई थी नाटो के ऊपर दैट नाटो का ईस्टवर्ड पॉलिसी एक्सपेंशन के कारण ही हम लोग को बेसिकली ऐसा कुछ करना पड़ा, राइट। बट नाटो ने ये क्लेम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया दैट नहीं भाई ऐसा नहीं, नाटो तो नहीं, बेसिकली बुचारेस्ट 9 ने इसको रिजेक्ट किया। ना सवाल ये होता है बुचारेस्ट 9 है क्या। ये देखो ये आपका है यूक्रेन, ठीक है। अब यूक्रेन से जो भी रीजन सटी हुई ऑलमोस्ट देखो, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगेरी, स्लोवेकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है। अब देखो देख रहे हो आप यहाँ पे रशिया है ना, ये बेलारूस है। अब देखो आप खुद सोचना, एस्टोनिया, लातविया, ये जो है ये कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही बाकी था। अगर यूक्रेन भी जुड़ जाता ना इनसे तो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है आपका रशिया से हो जाता, मतलब नाटो का एक्सपेंशन जो है सीधा रशिया के एकदम डोर में चला जाता। इसीलिए यही खतरा को देखकर जो है रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, ठीक है। वही बेसिकली पूरा रीजन है। बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए दैट बुचारेस्ट 9 है क्या। ये 9 जो कंट्रीज है ना, ये 9 कंट्रीज का ओवरऑल ग्रुप है बुचारेस्ट 9, ठीक है। और इसको कहा जाता है वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक इन नाटो अलायंस एज वेल। ऑफ कोर्स ये नाटो से अलाइड है ना। सवाल ये होता है ठीक है चलो ये नाटो से अलायंस है, ये क्या पहले से नाटो से अलायंस था? नहीं ऐसी बात नहीं थी। देखो नाटो का भी जो है ना एक्सपेंशन हुआ है धीरे धीरे, आइए आपको देखना पड़ेगा। देखो पहले का नाटो कौन था, ये जो कलर है ना डार्क ब्लू कलर में जिसमें यूके है, आपका जाकर फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ना नॉर्वे। तो ये सब जो है कंट्रीज ये पहले नाटो में थी, ठीक है। बट धीरे धीरे देखो टाइम के साथ साथ जो है यह चीज़ें एक्सपैंड करती गई। 2020 में भी एडिशन हुआ, ठीक है। 2004 में देख लो धीरे धीरे ये जो नाटो है इधर फैल रही है। नाउ क्यों नाटो फैल रही है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही रीज़न हो सकता है, वह है रशिया को कंटेन करने के लिए, राइट। और आप खुद सोचो यहाँ तक नाटो आ गई है, अब अगर ये वाला पोर्शन भी, यूक्रेन वाला पोर्शन भी नाटो से जुड़ जाता तो क्या होता रशिया का? रशिया के ऊपर एक बहुत ही डेंजर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता। क्यों? अब रशिया का इसके ऊपर हमला करने का एक बहुत बड़ा रीजन भी यह है ना दैट देखो इस कंट्री का जो एक्सपेंशन है ना, देखो ये कंट्री ऐसे है, ठीक है, मतलब रशिया यहाँ है, नाटो यहाँ है, और ये कंट्री ऐसा है। ऐसा नहीं है दैट नाटो यहाँ कंट्रीज है, रशिया यहाँ कंट्री और ये कंट्री, ऐसा नहीं है। देखो इसका जो एक्सपेंशन है ना, ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन इस कंट्री का, ये बहुत ज़्यादा है। इसका नॉर्थ वेस्ट एक्सपेंशन अगर ज़्यादा होता ना, ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन अगर कम होता तो भी क्या होता ना, तब रशिया को खैर थोड़ा डर नहीं भी हो सकता था, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता ना, यहाँ से मिसाइल लागने से
इट वॉज हाई प्रोबेबिलिटी दैट आराम से रशिया को हिट कर सकता था। बट इस केस में क्या है ना, इस केस में आप सोचो यहाँ से मिसाइल दाग रहे हो रशिया के ऊपर, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो मिसाइल नीचे यहीं पे बीच में यूक्रेन में गिर जाए, ठीक है। इससे रशिया को तो एक बफर मिल जा रहा है ना, समझ रहे हो बात। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन ये कोई भी आप न्यूज़पेपर में नहीं देखोगे, ये कोई भी आर्टिकल में नहीं देखे होगे, राइट ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनफैक्ट आप लोगों में से अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको इस टाइप के एनालिसिस करना बहुत इजी होगा, ठीक है। एनीवेज अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं यार, है ना। चलो एक चीज़ हमें समझना चाहिए था। एनीवेज नेक्स्ट एक GS3 टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने न्यूज़ देखा, द हिंदू से लिया गया ये, द वेरिएबल रिफ्रेश रेट, राइट, VRR टेक्नोलॉजी। नाउ क्या है इशू, दैट गूगल जो है वो टेस्ट कर रही है इस VRR टेक्नोलॉजी को, है ना। देखो ये कोई भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस पेपर, ठीक है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट्स है क्या, इसको हम लोग डायनामिक रिफ्रेश रेट भी कहते हैं या फिर एडाप्टिव रिफ्रेश रेट भी कहते हैं। ये होता क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं, देखो गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। देखो आप याद करो, छोटे में जब भी गेम खेलते होंगे, बहुत समय गेम क्या हो रहा था, लैग होता होगा, ठीक है। या फिर कुछ भी अगर गेम खेलते होंगे धीरे धीरे, मतलब आपने सोचो कोई COD आप खेल रहे हो, ठीक है, तो आपने गोली चला दिया, बट वो जो कैरेक्टर है वो अपने रीजन से मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। तो वो क्यों होता था, क्योंकि फ्रेम पर सेकंड जो मूवमेंट होती है ना, वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं होती थी। अभी वेरिएबल रिफ्रेश रेट से क्या होगा, दैट गेमिंग अगर आप गेम खेलोगे तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, राइट, इन कंसोल और PC बेस्ड गेमिंग, राइट। क्यों, क्योंकि फ्रेम पर सेकंड के साथ साथ जो है ना, ये टेक्नोलॉजी को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे सिंक्रोनाइज कर सके, मतलब जो भी रिफ्रेश रेट हो रही है ना, जो भी स्क्रीन जो रिफ्रेश हो रही है, वो फ्रेम पर सेकंड जैसे रिफ्रेश होती रहती है, उसके साथ सिंक्रोनाइज कर सके। इससे क्या होगा, दैट कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हो तो उसमें आप लैग नहीं करोगे। नाउ ये इसीलिए भी ये सब टेक्नोलॉजीज अभी इसलिए ज़्यादा आ रही है ना, क्योंकि आपको पता है दैट अभी जो है वेरियस अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे आप ले लो मेटावर्स, जैसे आप ले लो क्रिप्टोज, है ना, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा गेमिंग्स होती है, ठीक है, वो सब बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब यह नहीं है दैट वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो है या कोई मेटावर्स गेम नहीं है, नहीं ना ना, ये सिंपली अभी के लिए जो है दिस इज गेमिंग, ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो क्या गेमिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है कंसोल्स एंड PC बेस्ड गेमिंग में, बस अभी के लिए इतना ही है, लेकिन ये ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज असम राइफल्स के रिलेटेड न्यूज था, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है। रिसेंटली 187th रेजिंग डे ऑफ असम राइफल्स बेसिकली सेलिब्रेट किया गया था शिलोंग में। इसको आप एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव में GS3 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो ना। असम राइफल्स के बारे में देख लेते हैं। असम राइफल्स है क्या, यह एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है अंडर CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको 1835 में ब्रिटिशर्स के समय बनाया गया था। और कैसे इसको जब बनाया गया था ना, उसको कशार लेवी के रूप में बनाया गया था, जिससे ब्रिटिश टी स्टेट जो थी ना तब की, राइट, और उनके सेटलमेंट्स, ऑफ कोर्स ब्रिटिश सेटलमेंट्स जो कि वहां पर थे आसाम के रीजन्स में, उनको ट्राइबल क्या होता था ना, ट्राइबल्स आके रेड मार देते थे, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए बेसिकली असम राइफल्स बनाया गया था, जो क्या धीरे धीरे असम को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो खोला ही है ना, बट साथ ही साथ असम में कॉमर्स भी काफ़ी हद तक खोला। इट ओनली हैपेंड ड्यू टू असम राइफल्स, क्योंकि असम राइफल्स जो है काइंड ऑफ देवर सिक्योरिटी फोर्सेस हु वर प्रोटेक्टिंग ब्रिटिशर्स अगेंस्ट दोज ट्राइबल रेड्स। समझ गए बात ना। सवाल ये होता है that, चलो वो तो प्री इंडिपेंडेंस की बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन लोगों ने क्या क्या रोल अदा किया। तो देखो 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कॉम्बैटिंग किया था। इनफैक्ट फॉरेन लैंड्स में भी इन्होंने अपने ऑपरेशंस चलाए, जैसे इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस टू श्रीलंका, है ना। 1987 में जो हम लोगों ने ऑपरेशन पवन के रूप में भेजा था, तो आसाम राइफल से बहुत सारे सैनिक गए थे वहाँ पे, ठीक है। पीस कीपिंग रोल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो ऑफकोर्स ये तो खैर करते ही है। बट इन 2019 जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक प्रोपोजल आया था, ध्यान देना, उनके द्वारा एक प्रोपोजल आया था दैट आसाम राइफल्स को जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के साथ मर्ज कर देना चाहिए। तो खैर ये तो खैर वही मैं बोल रहा हूँ दैट ये न्यूज़ था, तो इसलिए मैंने बोला प्रोपोजल, अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की अगर बात करें क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि म्यांमार के फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी रिसेंटली बिम्स्टेक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। अगेन सोर्स क्या है, द हिंदू। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर देख लिएगा GS2 में रीजनल ग्रुपिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बिम्स्टेक फुल फॉर्म क्या है,
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर जो है ना, ये कहाँ मतलब इसके मेंबर स्टेट्स कौन है, वो रीजन्स है जो कि बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए कहीं ना कहीं। देखो आप, मतलब नेपाल और भूटान को छोड़ के अगर देख लीजिएगा, बाकी जितने सारे स्टेट्स हैं ना, वो बे ऑफ बंगाल से उनका डायरेक्टली कनेक्टिविटी है, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे दैट 5 यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 500 साउथ एशियन मेंबर है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका आता है। और बाकी जो है ना 2 साउथ ईस्ट एशियन भी नेशंस भी है, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड आता है। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड याद रहेगा। क्या इसमें पाकिस्तान आता है? नहीं। क्या इसमें अफगानिस्तान आता है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर बोलोगे वो लेकिन सार्क में आता है, बिम्स्टेक में नहीं आता है ना। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एनीवेज, ऑब्जेक्टिव क्या है बिम्स्टेक का? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव जो ये है दैट वो जितने भी मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिससे रैपिड ज़्यादा से ज़्यादा हो, साथ ही साथ सोशली प्रोग्रेस ये सारे देश जो है एक साथ करे, साथ ही साथ कोलाबोरेट करना ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वैसे अगर सोचो इस पूरा रीजन से, बिम्स्टेक के सारे कंट्रीज से अगर कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि रिलेटेड है, तो उस एस्पेक्ट में सारे बिम्स्टेक कंट्रीज एक साथ आ जाएंगे और कॉपरेट करेंगे, है ना। साथ ही साथ इनकरेज किया जाएगा स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप अमंग द नेशंस, एंड एक्सलेट किया जाएगा सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट अदर एस्पेक्ट जहां पे कोलाबोरेट किया जा सकता है ना। जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना सार्क से भी इसका एक डिफरेंस हम लोग देख ले, राइट। नाउ पहले तो सार्क का आपको कंट्री देखना पड़ेगा। उसमें देखो अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड जो है ना वो इसमें थे, राइट। देखो इसमें क्या है ना, म्यांमार, थाईलैंड जो है ये एडिशन है, राइट। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, बट यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान है और म्यांमार, थाईलैंड नहीं है। ठीक है, अगर बेसिकली ऐसे करके याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। बट एनीवेज, एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वह यह है दैट सार्क जो है 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था और बिम्स्टेक बहुत बाद में हुआ, 1997 में, है ना। बट अगर इंट्रा रीजनल ट्रेड दे लोगे सार्क कंट्रीज के बीच में तो वह 5% है। बट अगर बिम्स्टेक के बीच में इंट्रा रीजनल ट्रेड देख लोगे तो वह 6% है, विच इज अगेन क्वाइट ह्यूज। क्योंकि यार 5%, 6% मतलब 1-2 रुपया नहीं होता है ना, ये करोड़ों में आ जाता है भाई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये 1% का डिफरेंस भी बहुत बड़ा क्रिएट करता है। इससे हमें क्या दिखता है दैट कहीं ना कहीं सार्क जो है अभी ठंडे बस्ते में, और बिम्स्टेक जो है यह एक बहुत बूमिंग है। ठीक है, सार्क ठंडे बस्ते में क्यों है? क्योंकि एक तो पाकिस्तान बहुत बड़ा रीजन है, ऊपर से अफगानिस्तान का भी गवर्नमेंट आपको पता है, अफगानिस्तान तो खैर कोई कंट्रीब्यूट अभी कर ही नहीं सकता, उस हालत में ही नहीं है। ठीक है, जब से तालिबान नया उसका बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, एनीवेज आपको जस्ट ये बेसिक डिफरेंस जो है वो सब चीजें लेकिन समझना पड़ेगा बिटवीन द सार्क एंड बिम्स्टेक। और भी कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट है, जैसे सार्क जो है इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ एशिया, और ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करती है, जो कि आपको दिख भी रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया का 2 कंट्री यहाँ पे एडेड है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें बिम्स्टेक का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, मेंबर कंट्री सफर्स फॉर मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन, ऑफ कोर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस है। कोर ऑब्जेक्टिव्स अगर बिम्स्टेक का देख लीजिएगा वही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द कंट्रीज को इम्प्रूव करना है, और साथ ही साथ और भी डिफरेंट अदर सेक्टर्स में बेसिकली एक साथ आना है। ठीक है, चलो अभी जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया ना उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा दैट चेक करूंगा दैट आपने क्या पढ़ा, चीज़ें समझ में आई क्या नहीं। वेरिएबल रिफ्रेश रेट्स ऑफन सीन इन न्यूज़, क्या है ये? क्या एक मेटावर्स कॉन्सेप्ट है? क्या एक एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी है विच इज यूज्ड इन आसाम टी प्लांटेशन? क्या ये फीचर है जिससे इंप्रूव किया जाएगा गेमिंग एक्सपीरियंस? क्या ये टेक्नोलॉजी है विच इज यूज्ड इन हाइपरसोनिक मिसाइल? बताइए कौन सा है? ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन इज फीचर्स टू इंप्रूव द गेमिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रिवर चैनल इन इंडिया विथ हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। बताइए कौन सा रिवर चैनल? ये आउट ऑफ द थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है, बट हाँ इसके रिलेटेड मैंने डिस्कस जरूर आज किया। गंगा रिवर चैनल, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? देखिए हमारे जितने भी सारे अगर रिवर्स देख लोगे, सबसे लंबा अगर रिवर इंडिया में बोलोगे तो वो तो गंगा है। ठीक है, बट अगर वॉल्यूमिनस वाइज अगर देखोगे सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र में पानी है। ठीक है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, consider the following statement regarding BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative of Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। चलो 2 स्टेटमेंट दिए हुए, पहला है
अफगानिस्तान एंड श्रीलंका आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। दूसरा है एम ऑफ द ग्रुप इज टू एक्सलेरेट सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये जर्नलिस्टिक है, बिल्कुल सही होगा। बट पहला वाला जो है ना दोस्तों, अफगानिस्तान श्रीलंका, देखो अफगानिस्तान तो बिम्स्टेक में है ही नहीं भाई, वो सार्क में था, है ना। सो श्रीलंका भले ही है, बट क्योंकि ये नहीं है ना, तो इसलिए पूरा ऑप्शन जो है, ये पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया भाई मेरे, ठीक है। सो दूसरा ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए अगर यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बोलता तो क्या बोलते, दैट वुड हैव बीन ए, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवेज, अब आ जाता है एक मेंस क्वेश्चन के साथ आपको, विद ऑफ कोर्स अ मॉडल आंसर। क्वेश्चन पूछा गया, जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया में रिजल्ट इन इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, examine the various concerns associated with jobless growth and suggest measures to overcome it। मतलब ओवरऑल जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बोला गया है, दैट माफ कीजिएगा यहाँ पे इनफेक्टिव होगा, ठीक है, इनफेक्टिव, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ बोला जा रहा है, ये जो है ना इनफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड को रेस कर सकता है। तो पहले तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ रिलेशन क्या होता है, वो चीज आप जो है इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। नाउ दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया वो एग्जामिन्स वेरियस कंसर्न्स, क्यों ये जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, मतलब उस जॉबलेस ग्रोथ के रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे, राइट, और साथ ही साथ उसके मेजर्स भी लिखने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब ये सब बात की जा रही है तो बिल्कुल नहीं चुकिएगा लिखने गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स को आप अगर चाहो तो इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हो, दैट हाँ क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके साथ गवर्नमेंट स्कीम को घुसा दो, या फिर अलग से भी लिख सकते हो। तो दैट टोटली मैं उसको लिए आपको आज़ादी छोड़ दे रहा हूँ, आप कैसे भी लिखो। बट चलिए अब देख लेते हैं ओवरऑल एक मॉडल आंसर। जैसे स्टार्टिंग में दिया हुआ जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है। जॉबलेस ग्रोथ एक सिचुएशन है जहां पर इकोनॉमी जो है एक्सपीरियंस करती है ग्रोथ तो हो रही है इकोनॉमी में, बट ग्रोथ के साथ साथ तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ना बढ़ना चाहिए जी। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं बढ़ रही है ना। इसका रीजंस क्या हो सकता है, इसके रीजंस हो सकता है इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज, जो क्या हमारे लोगों के बीच में हो रहा है ना। ये इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज के बारे में जो है हमारे पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे अगर देख लीजिएगा, वहां पे के कर्व रिकवरी के बारे में बोला गया था। के कर्व रिकवरी क्या होता है, दैट देखो जैसे कोविड आया, ठीक है, तो कोविड आया तो इकोनॉमी ऐसे चल रही थी, अचानक से धड़ाम से नीचे गिरी, है ना। उसके बाद जैसे कोविड रिकवरी हुआ ना तो इकोनॉमी भी रिकवरी की, राइट, बट रिकवर कौन सा सेक्टर हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना वो नीचे जाती रही है, अभी भी जा रही है, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज, मतलब ये वाली जो रिकवरी हुई इसको कहते हैं हम लोग के कर्व रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, ठीक है। तो ये चीज के कारण भी बहुत ही तगड़ा इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिल रहा है। देयर इज लैक ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन स्किल अमिड चेंजिंग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, देखो भले ही आपने इंजीनियरिंग की हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, बट समय के साथ साथ क्या होता है ना, दैट टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, उसके साथ साथ आपको भी अपने माइंड को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसकी जो कमी है ना वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसके कारण ओवरऑल जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगेन मेरे पास अगर मैं आपको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को, देन फ्यूचर में मैं कैसे कमा पाऊंगा, खुद सोच के देखो ना, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अब देख लो, अब चाइना इतना आगे क्यों निकल गया यार, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस किया है, उन्होंने रोड्स बनाए हैं जिससे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो सके, राइट। उन्होंने मेक श्योर किया है दैट जो एमएसएमईज है उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाया है। क्योंकि अगर देखो इंडस्ट्रीज को अगर जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे तो वो सेटअप कैसे करेगी, तब वो जब मुनाफा कमाएगी तब ना आपको पे बैक करेगी जी, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्किल्ड लेबर। जी हाँ, कहीं ना कहीं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का बहुत ही ज्यादा अभी के जमाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। कहीं पर भी जाते होंगे, अभी ग्रोसरीज स्टोर चले जाइए, सब कुछ एकदम ऑटोमेटेड चीज हो गया, राइट। मतलब अगर वहां पे एम्प्लॉइज को नहीं भी रखे ना तो भी काम चल जाएगा अगर पूरा ऑटोमेशन रख दे तो, है ना। भले ही वो चीज बड़े बड़े मॉल्स में हम लोग को देखने को मिलता है, बट बड़े बड़े मॉल्स में एम्प्लॉइज भी रहते हैं, ऑटोमेशन भी रहती है, सब कुछ रहता है, ठीक है। तो एनीवेज अभी के जमाने में वही देखा जा रहा है, हम लोग सब तरफ देखिएगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजीज को जो है ना नॉर्मल इंसान नहीं टैकल कर सकता है, उसके लिए आपको स्किल चाहिए ही। और क्या आप खुद सोचिए ना, स्किल्ड लेबर क्या ज़्यादा है, नहीं, राइट, उनकी कमी है,
है ना। तो इसीलिए हमें ये सब देखना पड़ेगा। मिसिंग एकेडमिक इंडस्ट्री लिंक, एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में जो लिंक है ना वो बहुत ज़्यादा हमें मिसिंग होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ना सवाल होता है कंसर्न्स क्या है भाई, ठीक है जॉबलेस ग्रोथ अगर होगा तो इसके कंसर्न्स क्या है। देखो अलग अलग एंगल में आप इसको बाइफरकेट ट्राइफरकेट कर सकते हो, सोशल कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न, पॉलिटिकल कंसर्न। सोशल कंसर्न में ऑफकोर्स अगर सोचो ना, जॉब अगर नहीं है तो सोशल अनरेस्ट होगा ना, है ना, क्राइम्स बढ़ेंगी, है ना, लोग डाकू मतलब चोरी चमारी करेंगे, है ना। देख ही रहे हो तो इतना वीडियोस जो वायरल होता है क्या, दैट हाँ कोई कोई तो पेट्रोल भी चोरी कर रहा है अभी के ज़माने में, बताओ ये हाल हो गया है ना। चोरी डकैती बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखते होंगे। अब खुद सोचो, आप दिमाग में लगाओ, ये सब को पता है दैट चोरी डकैती जो बुरी बात है ना, सब कोई को पता है ना, बट स्टिल लोग क्यों कर रहे हैं, है ना, लोग मजबूरी में ना कर रहे होंगे। भले ही हमें पता है दैट हाँ अगर वो कर रहे हो तो दैट इज क्राइम, बट स्टिल आप उनके एंगल से सोच के देखो 2 मिनट के लिए, वो लोग मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे खाने के लिए पैसे नहीं है, उसलिए उन लोग को चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, राइट। तो वो क्राइम बढ़ेगा, सुसाइड रेट्स बढ़ेंगे। कोई कोई लोग जो चोरी नहीं करेंगे बट स्टिल वो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, सो दे विल हैव नो ऑप्शन रादर टू सुसाइड, राइट। ओवरऑल जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो डिग्रेड होता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंसर्न्स। इकोनॉमिक कंसर्न्स भी अगर देख लीजिएगा, इनकम इनक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट फाइनेंसेस में हमें इनक्वालिटीज देखने को मिल रही है। स्टार्टअप्स धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, जो कि 2014 के बाद से धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा था, बट अभी के समय में आफ्टर द पैंडमिक स्पेसिफिकली देखा गया है दैट स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा फेल कर गए, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा है, राइट। पॉलिटिकल कंसर्न्स तो होता ही है, क्योंकि सोचो ना दैट हाँ भाई कुछ भी अगर हो गया ना, सोचो कोई अगर राज्य में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है ना, और वहाँ उस राज्य में डिफरेंट अदर राज्य के लोग जो है काम कर रहे हैं, जैसे आप सोचो महाराष्ट्र, राइट। तो वहाँ पे बहुत समय देखोगे महाराष्ट्र के रीजनल पार्टीज जो है हल्ला उठाती है दैट अरे यूपी बिहार से लोग आकर यहाँ का जॉब ले लेते हैं, ठीक है। ये सब तो फालतू है ना, फालतू चीज़ है यार। ऐसा थोड़ा ना है दैट उनका स्किल्ड जॉब सेमी स्किल्ड जॉब कैसे कोई लेगा। हाँ अनस्किल्ड जॉब के लिए तो आप लोगों के लोग ही काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ना बाहर से लोग आ रहे हैं, और आप ही के इकोनॉमी को तो प्रमोट मिल रहा है उससे, ठीक है। बट वही चीज़ पॉलिटिकल कंसर्न होती है, यूजलेस पॉलिटिसाइजेशन होती है कोई भी इशूज़ का जिसका कोई आउटकम नहीं है ना, बट वो पॉलिटिसाइज हो जाती है ना। और साथ ही साथ अभी के ज़माने में तो बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली 75% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब में ला दिए उनके लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है भैया, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, इससे क्या वो हरियाणा गवर्नमेंट क्या आगे बढ़ेगी? नहीं नहीं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है ये, और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि देखो आप जब तक कंपटीशन नहीं लाओगे ना तब तक जो कोई भी सेक्टर है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। आप खुद देखो ना, पहले क्या होता था दैट असम सिविल सर्विसेज के कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट थे जो क्या डोमिनेंस थे, राइट। उसके बाद अभी भद्रायस अकेडमी आ गया, है ना। हम लोग क्या फुल कंपटीशन दे रहे हैं हर एक सेक्टर में, क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी सब कुछ, एजुकेशन, क्वालिटी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलता है। कोई भी डाउट आपको हो, हर एक फैकल्टीज हमारी मेक श्योर करती है दैट आपको वो A to Z सारी डाउट्स क्लियर करे, है ना। तो यह क्या हो रहा है, कंपटीशन का मार्केट क्लियर आ गया है, राइट। और कंपटीशन में हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं दैट आने हम आप लोग को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवा सके, है ना। इसीलिए आपका भी भरोसा हमारे ऊपर बढ़ रहा है ना। तो ये चीज़ है, कंपटीशन को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा। तो ये तो खैर एक एस्पेक्ट था, बट एनीवेज सवाल ये भी होता है सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स ली जा रही है। अब देखो केंद्र सरकार तो बहुत स्टेप ले रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ले रही है, स्टार्टअप एलोकेशन इंडिया के तहत एलोकेशंस को बढ़ाया जा रहा है, नरेगा के तहत मेक श्योर किया जा रहा है दैट अनस्किल्ड जॉब एटलीस्ट लोगों को मिले, आत्मनिर्भर भारत एज एन एज अ रिवोल्यूशन इसको प्रमोट किया जा रहा है दैट नहीं भाई हम लोग को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को दैट इज वोकल फॉर लोकल को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखो आप लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल अगर प्रमोट करोगे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा हाँ सरकार शायद लोकल प्रोडक्ट्स को तवज्जो दे रही है, जो कि सरकार दे भी रही है ना। तो इससे क्या होगा दैट लोकल लेवल में जो लोग हैं ना वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड आर एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रियल एकेडमिक लिंक। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री एकेडमिक लिंक को एस्टैब्लिश करने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमें करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एकेडमी को इंडस्ट्री से रिलेट कर सके तो क्या होगा, द इंडस्ट्रियल मतलब एकेडमी सेक्शन में जो है ना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, है ना। आप खुद सोचो, अगर सोचो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है उसने कोई 4-5 इंडस्ट्री से पैचअप कर लिया, तो ये जो बच्चे हैं ना इनको पढ़ते पढ़ते ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट तो करेंगे ना इन इंडस्ट्रीज में, अब इंडस्ट्री लोगों को भी फायदा होगा, फ्री का लेबर मिल जा रहा है ना, या फिर सस्ते दामों में लेबर मिल जा रहा है ना। ज़्यादातर फ्री का भी रख सकते हैं ये लोग। तो वही चीज़ है द रिलीज द पोस्ट ऑफ अनफ्रेंड वैकेंसीज विथ प्रॉपर डेटाबेस।
वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया, बेसिकली बोला गया है, राइट, दैट सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है दैट देखो बहुत समय क्या होता है ना, वैकेंसीज रहती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, अनफ्रेंड माफ़ कीजिएगा ये गलत लिख गया, तो वैकेंसीज को फिलअप तो करने की जरूरत है ना जी, तब वैकेंसीज को फिलअप नहीं करोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है, तो ये सब भी तो करना पड़ेगा ना, वही चीज़ तो वे फॉर्मेट में बोला गया है। नेक्स्ट इज हमें इंश्योर करना पड़ेगा डुएट, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को हमें लाना पड़ेगा, जिससे इशू किया जाए, सॉल्व किया जाए इशू ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो दैट ग्रोथ जो है बिना जॉब जनरेशंस के वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ला नहीं सकता है ना, इसलिए हम लोग को नेसेसरी स्टेप्स लेना पड़ेगा जिससे यूटिलाइज किया जा सके पोटेंशियल ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, अदरवाइज यह चेंज भी हो सकता है इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो ऐसे बेसिकली एक वार्निंग के साथ भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, बट अगेन अगर आपने ये चीज़ लेकिन ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक नोट ही था, क्योंकि हमने अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो इस टाइप से यू कैन गो अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में आई होगी, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन गाइस, एंड ऑफ कोर्स इसका PDF जो है नीचे से डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। एनीवेज मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।